नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में शर्मनाक यौन हिंसा की शिकार में 2 महिलाओं के वीडियो बुधवार को सामने आने के बाद सारा देश गम और गुस्से में है। इस घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। इस जघन्य कांड की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक में हो रही है। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाएं और उनका परिवार सदमे में है। आरोपियों ने 21 वर्षीय एक महिला के साथ गैंगरेप करने से पहले उसके पिता और 9 वर्ष के छोटे भाई को उसके सामने ही मार डाला था। अब उस पीड़िता की मां ने एनडीटीवी से एक बातचीत में कहा है कि वो और उनके परिवार का अब अपने गांव लौटने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम वापस नहीं जा सकते हैं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। हमारे घर जला दिए गए हैं, हमारे खेत बर्बाद हो गए हैं, मैं वापस क्यों जाऊंगी? मेरा गांव जल गया है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा और मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा। पीड़िता की मां इस घटना के बाद इतने गहरे सदमे में है कि इस बातचीत में वो कुछ मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाई। इस छोटी सी बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर की पीड़ित महिला की मां बताती है कि इस घटना के बाद इतने गहरे सदमे में है कि इस बातचीत में वो कुछ मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाई। इस छोटी सी बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हिंसा को रोकने या लोगों की सुरक्षा के लिए मणिपुर सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और उत्तेजित हूँ। भीड़ ने मेरा घर जला दिया, पति और बेटों को बेटी के सामने ही बेरहमी से मार डाला, फिर मेरी बेटी के साथ वो सब किया, उसके कपड़े उतरवाए, सड़क पर घुमाया, यौन हिंसा की गई। इस बातचीत में पीड़िता की मां ने कहा कि मैंने अपना सबसे छोटा बेटा खो दिया है, जो मेरी पूरी उम्मीद था। मैं उम्मीद कर रही थी कि एक बार वो 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेगा तो कुछ काम करने लगेगा। बहुत मुश्किलों के बाद मैंने उसे बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल भेजा था। अब उसके पिता भी नहीं रहे, मेरे बड़े बेटे के पास नौकरी नहीं है। वो बेहद भावुक होकर कहती हैं कि जब मैं अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं निराश और असहाय महसूस करती हूँ। मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं चल रहा है। नागा समुदाय के नेताओं ने मणिपुर हिंसा पर काफी हद तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन उन्होंने राज्य में आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने का वीडियो सामने आने के बाद कहा है कि हमारे लोगों के खिलाफ इतना जघन्य और क्रूर अपराध अस्वीकार्य है और जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा देने की मांग की गई है। भाजपा की सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट के मणिपुर सरकार में मंत्री अवांगबो न्यूमई ने कहा है कि हालांकि नागा सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और शांति के प्रयास विफल हो रहे हैं। एक अन्य विधायक ने आशंका जताई कि नागा महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है। असम राइफल्स ने इम्फाल में एक प्रभावशाली नागरिक समाज समूह मणिपुर इंटीग्रिटी के समन्वय समिति के प्रमुख के खिलाफ राजद्रोह और मानहानि का मामला दर्ज किया है। एक रक्षा सूत्र ने कहा है कि 10 जुलाई को मणिपुर इंटीग्रिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, क्योंकि संगठन में लूटे गए हथियार नहीं सौंपने का आह्वान लोगों से किया गया था। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद 4000 से अधिक हथियार और लाखों गोला बारूद या तो लूट लिए गए या पुलिस शस्त्रागार से छीन लिए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक राज्य का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने भी लूटे गए हथियार जमा करने की अपील की थी। इसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ 1600 से अधिक हथियार बरामद किए गए हैं या जनता द्वारा सरेंडर किए गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार अभी भी जनता के पास हैं। ये सुरक्षा बलों की चिंता का कारण बन गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो वायरल होने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये केस कई दिन पहले दर्ज हुआ था, इसके वीडियो पहले ही मौजूद थे, लेकिन इसे संसद सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले लीक किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस मामले में राजनीति हो रही है, इसलिए ये वीडियो संसद सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले लीक किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को शुक्रवार को एबीवीपी के छात्रों ने पीटा। उनके साथ छीना झपटी की गई और साथ में मारपीट। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के चैम्बर में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस वालों से भी मारपीट की गई। बाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बवाल में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, 3-4 एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल भेजा गया। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र
पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों का ये धरना यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर था। लोकसभा चुनाव में जनता किसे पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है, इसे लेकर सी वोटर ने हाल ही में सर्वे किया। एबीपी न्यूज के लिए इस सर्वे में जब लोगों से पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे नामों पर सवाल पूछा गया तो हैरान करने वाले जवाब सामने आए। चूँकि राहुल गांधी की संसद की मेंबरशिप को अयोग्य ठहरा दिया गया है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उनको सर्वे में शामिल नहीं किया गया। हालांकि ये भी आश्चर्यजनक है क्योंकि राहुल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है और खेल पलट भी सकता है, लेकिन उनको सर्वे में एकदम से बाहर क्यों किया गया। फिलहाल बात जो भी हो, इसमें ममता बनर्जी को पीएम की रेस में सिर्फ 10% लोगों ने समर्थन किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को 14% लोगों ने और नीतीश कुमार को 14% लोगों ने समर्थन किया। हालांकि इससे पहले सी वोटर ने जून में भी सर्वे किया था, जिसमें तब पीएम पद के लिए उत्तर प्रदेश के 2 बार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जनता से सवाल किया गया था। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद पर पहली बार पसंद बताया था और जून के सर्वे में पीएम मोदी 57% वोट के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद थे। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी गहमागहमी चलती रहती है कि वो मोदी की जगह लेने के लिए पीएम पद के लिए अच्छे चेहरे होंगे। हालांकि सर्वे में उनको कम वोट देकर कुछ अलग कहानी बताई गई है। इस साल के जून महीने तक 87,000 से अधिक भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल तक जून तक 87,026 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी और विदेश चले गए थे। उन्होंने बताया कि 2022 में कुल 2,25,520 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ी। 2021 में ये संख्या 1,63,370 थी। वहीं 2020 में ये संख्या थी 85,256। 2019 में 1,34,561 लोग देश छोड़कर गए थे। विदेश मंत्री ने कहा, पिछले 2 दशकों में बड़ी तादाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नौकरी तलाश रहे हैं। निजी सुविधा के लिए कई लोगों ने विदेशी नागरिकता ले ली है। बेंगलुरु में जनता दल सेक्युलर के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने राज्य के हित में विपक्ष के रूप में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इस बयान के साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि वो आने वाले दिनों में भाजपा से गठबंधन कर सकते हैं और एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें पार्टी के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। इस बारे में बात करने के लिए संसद चुनावों में कभी भी समय है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल सेक्युलर के एनडीए के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में पूछे एक सवाल पर ये बोल रहे थे। एचडी कुमारस्वामी गुरुवार पार्टी विधायक दल की बैठक में चर्चा पर सवाल का जवाब दे रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।